हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, व्हाट नॉट टू डू विद योर पर्सनल फाइनेंसेस इन 2023 एंड हाउ यू कैन स्क्रीन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन 2023। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की इस वीडियो में एक बुक गिव अवे है एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक? द नेम ऑफ दिस बुक इज बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट। एंड साथ साथ इस बुक की 5 कॉपीज विल बी गिवन अवे व्हेन यू आंसर द सिंपल क्वेश्चन जो मैं आपको वीडियो की मिडिल में पूछूंगा। तो रिसेंटली हमने लास्ट 4-5 वीडियोस में मोर देन 10 बुक्स ऑलरेडी गिव अवे कर दिए हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है इस चैनल पे, टू डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज विद ऑल ऑफ यू। टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस बुक गिव अवे कॉन्टेस्ट यू नीड टू बी सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू ऑल्सो नीड टू लाइक दिस वीडियो। विद दिस लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिसाइड करते हैं व्हाट नॉट टू डू इन 2023 व्हेन इट कम्स टू योर ओन फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड साथ साथ जब आप म्यूचुअल फंड्स को भी पिक करें एंड साथ साथ जब आप डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स या एसेट क्लासेस भी देख रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट नॉट टू डू में, तो यहाँ पे मैं आपके साथ इंडिया में एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेता हूँ 1990s की। तो 1990s में क्या हुआ था, जब मॉर्गन स्टैनली फंड आया था इंडिया में, तो दैट वाज द फर्स्ट फॉरेन एएमसी टू कम टू इंडिया। एंड 1994 में इन्होंने जो अपनी फर्स्ट स्कीम है वो अनाउंस करी थी। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझिए, जो इन्होंने फर्स्ट स्कीम अनाउंस करी थी दैट वाज अ क्लोज फंड ऑफरिंग। ज्यादातर जो आप म्यूचुअल फंड्स देखते हैं वो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। तो ओपन एंडेड फंड्स में क्या होता है, आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं एंड आप कभी भी परचेज कर सकते हैं। वेयरएज क्लोज एंडेड फंड्स कौन से फंड्स होते हैं, जो सिर्फ एक्सचेंज पे ही ट्रेड करते हैं एंड उनका एक टेन्योर होता है कि अगर वो 15 ईयर्स के बाद रिडीम हो सकते हैं तो 15 ईयर्स के बाद ही रिडीम कर सकते हैं। अगर आपको उनको सेल करना है तो आपको बीएसई या एनएसई पे जाके सेल करना पड़ेगा, बट यूजुअली वहां पे एक डिस्काउंट रहता है टू दी अंडरलाइंग नेट एसेट वैल्यू, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। तो जब 1994 में मॉर्गन स्टैनली ने फंड अनाउंस करा था, तो रिसेंटली इंडिया में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज है वो अनाउंस हुई थी एंड रिसेंटली जो इंडिया की मिडिल क्लास है वो इमर्ज करना स्टार्ट हुई थी। तो बहुत बड़ा एक फ्रेंजी बन गया, बहुत बड़ा एक फ्रेंजी मच गया था। इन फ्रेंजी मचने की वजह से क्या हुआ कि इस स्कीम के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स भी हैं वो उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग होनी स्टार्ट हो गई। इस लेवल का फ्रेंजी मच गया था। एंड एक्चुअली में जब सब्सक्रिप्शन कितने के लिए था, 300 करोड़ के आसपास के एयूएम के लिए, बट एट द एंड दे रिसीव 1000 करोड़ के आसपास का सब्सक्रिप्शन एंड 1000 करोड़ मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ फंड ने रेज करा 1994 में। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही फंड की फर्स्ट एनएवी अनाउंस हुई, तो जब फर्स्ट एनएवी फंड की अनाउंस हुई देन यू विल बी एक्चुअली शॉक टू नो कि फर्स्ट एनएवी पे ही फंड को ऑलमोस्ट 10 to 12% का लॉस था बिकॉज ऑफ पुअर स्टॉक पिकिंग एंड एडवर्स मार्केट सिचुएशन। पर प्रॉब्लम क्या थी, रिटेल इन्वेस्टर जिनको नॉलेज नहीं थी कि ये क्लोज एंडेड फंड है एंड साथ साथ एक न्यू फंड ऑफरिंग है, उन्होंने तो उसमें अप्लाई कर दिया था। इसकी वजह से वो वहां पे रिडीम नहीं कर पाए एंड उन्हें अगर बेचना था तो एक्सचेंज पे जाके बेचते जो एक डिस्काउंट पे था। उसके बाद जो इस फंड की 10 ईयर की हिस्ट्री थी, पीक डिस्काउंट टू नेट एसेट वैल्यू, अगर नेट एसेट वैल्यू 10 रुपीज की है, अगर आप एक्सचेंज पे बेचने जा रहे हैं तो पीक डिस्काउंट ऑलमोस्ट 46% का चला गया था। कि जैसे अगर मैं आज अपने जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एक्सचेंज पे बेचता हूं तो इवन तो 10 रुपीज की उसकी नेट एसेट वैल्यू है, बट वो बिक कितने का रहेगा एक्सचेंज पे, 5.6 के आसपास। एंड इनका जो एवरेज डिस्काउंट था फॉर दिस 10 ईयर पीरियड वॉज क्लोज टू 20%। तो यहां से पहली की लर्निंग क्या है आपके लिए इस हिस्ट्री के एग्जाम्पल में से, तो एक तो चीज कि 2013 में एचडीएफसी एएमसी ने इस फंड को अक्वायर कर लिया था। बट सेकंड आपके लिए की लर्निंग क्या है आपकी पर्सनल फाइनेंसेस के लिए, कि कभी भी कोई न्यू फंड ऑफरिंग आती है सो ऑलवेज बी स्केप्टिकल, क्योंकि फंड मैनेजर की वहां पे कोई हिस्ट्री नहीं होती एंड साथ साथ आपको पता भी नहीं रहता कि ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा डिफरेंट मार्केट एनवायरमेंट्स में। सेकेंड चीज आपको क्या एकदम ध्यान रखना चाहिए इस एग्जाम्पल से, कि जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं पैसा या कोई भी एसेट क्लास में डाल रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर कि आप किस टाइप के एसेट क्लास में डाल रहे हैं, क्या वो ओपन एंडेड फंड है या क्लोज एंडेड फंड है। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। पर जो एनएफओ की बात है, न्यू फंड ऑफरिंग की, इसमें तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एनएफओ में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता फंड मैनेजर्स का और ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं काफी बारी फंस जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग इन व्हाट नॉट टू डू व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड की लर्निंग यहाँ पे हमारे लिए कौन सी है, व्हेन व्हाट नॉट टू डू इज कि वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर बार बार एक बात बोलते हैं
कि मोर मनी हैज बीन लॉस इन चेजिंग यील्ड्स देन एक्चुअली अर्निंग यील्ड्स। माने कि ज्यादा मनी वहां पे लॉस होता है जहां पे आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट किसी एसेट क्लास में ज्यादा हो तो आप वहां पे चेज करने लग जाते हैं उसको, देन कंपेयर टू एक्चुअली इंटरेस्ट रेट अर्न करने से। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड वाली बात है। बट इन्वेस्टिंग के दो रूल्स ही क्या हैं कि व्हाट मैटर्स इज रिटर्न ऑफ कैपिटल रादर देन रिटर्न ऑन कैपिटल। क्योंकि जब आप डेट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या डेट फंड्स में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, देन रिटर्न ऑन कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ 2020 की। जब इंडिया में कोविड स्ट्राइक करा था तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के कुछ डेट फंड्स एकदम फ्रीज हो गए थे। एंड कौन से फंड्स थे? क्रेडिट रिस्क फंड्स। क्रेडिट रिस्क फंड्स कौन से फंड होते हैं? जो 65% ऑफ देयर फंड्स दे पार्क इन रिस्की कॉर्पोरेट्स। कौन से रिस्की कॉर्पोरेट्स? जो बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड या फिर जस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड के आसपास होते हैं। क्योंकि वो इनको लोन दे रहे हैं या फिर इनको पैसा दे रहे हैं, इनके बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। तो इन क्रेडिट रिस्क फंड्स का जो आपको रिटर्न है ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई कि 2020 में आफ्टर द कोविड क्राइसिस तो एक लिक्विडिटी स्क्वीज हो गया था इकोनॉमी में। तो लिक्विडिटी स्क्वीज इकोनॉमी और मार्केट्स दोनों में हुआ एंड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने जो 6 डेट फंड्स थे उनका क्लोजर अनाउंस करा। एंड 25,000 करोड़ के आसपास वहां पे जो AUM था 25 to 26,000 करोड़ के आसपास वहां पे स्टक था इन्वेस्टर्स का। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो SBI म्यूचुअल फंड है बेसिकली एज अ प्रिंसिपल वो वहां पे बने एंड ऑलमोस्ट 103% ऑफ द इंटायर जो AUM था दैट हैज बीन रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। तो हो सकता है रिटर्न नहीं बनाओ बट फिर भी रिटर्न ऑफ कैपिटल तो आ ही गया। बट इससे हमारी क्या की लर्निंग थी? क्या यहाँ पे लर्निंग हुई? पहली चीज कि थोड़े से तो डिफॉल्ट हुए थे उनके बॉन्ड्स के, पर डिफॉल्ट से भी बड़ी चीज क्या हुई थी कि लिक्विडिटी ड्राई अप हो गई थी। क्योंकि आपने रिस्की कॉर्पोरेट्स को लेंड करा है एंड इंडिया में बॉन्ड मार्केट्स भी बहुत ज्यादा इलिक्विड है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन भी जब अपने फंड्स बेसिकली जो अपने बॉन्ड्स को सेल करने गया तो क्योंकि इतनी लिक्विडिटी थी तो बॉन्ड सेल नहीं हो पाए। दिस इज प्रिसाइसली द रीजन कि जब भी आप ऐसे क्रेडिट रिस्क फंड में या फिर आप कभी भी व्हेन यू स्टार्ट चेजिंग यील्ड्स तो आपका जो लॉस का चांसेस होता है या ऐसे इवेंट के चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड की लर्निंग कि अगर फिक्स्ड इनकम के लिए जाना है या फिर अगर डेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना है तो गो फॉर सेफर ऑप्शंस लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्चुअली आप जीरो से खरीद भी सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेनेवर इट कम्स टू फिक्स्ड इनकम डू नॉट चेज यील्ड, क्योंकि यील्ड चेज करने के चक्कर में ये भी हो सकता है कि पीसफुल जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि ऑलमोस्ट 2 years के लिए जिन इन्वेस्टर्स का वहां पे पैसा फंसा हुआ था जस्ट आस्क देम कि क्या एक्सपीरियंस रहेगा। सो दिस इज आवर सेकंड की लर्निंग इन व्हाट नॉट टू डू। अब हम आते हैं थर्ड की लर्निंग पे। सो थर्ड थिंग इन व्हाट नॉट टू डू में आती है विच इज अ वेरी सिंपल आइडिया कि इफ यू डू नॉट नो अबाउट सेक्टोरल वैल्यूएशंस, अगर आप सेक्टर्स की पी रेशियो और अर्निंग्स मल्टीपल नहीं निकालते एंड आप ये नहीं देखते अर्निंग्स ग्रोथ कितनी हो रही है, प्राइस टू बुक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स कैन बी रियली रिस्की फॉर यू। क्यों रियली रिस्की हो सकता है? क्योंकि सेक्टोरल फंड्स एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं एंड उनका बेंचमार्क क्या होता है। जैसे अगर निफ्टी फार्मा का एग्जांपल लेते हैं तो जो फार्मा का सेक्टोरल फंड होएगा दैट विल बेसिकली हैव निफ्टी फार्मा एज द बेंचमार्क एंड निफ्टी फार्मा को बेंचमार्क लेके वो निफ्टी फार्मा के अंदर ही जो जितनी कंपनीज हैं या जो फार्मास्यूटिकल के अंदर जो सारी कंपनीज आती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अगर फार्मा इंडेक्स ने ही नहीं अच्छा करा लास्ट 5 years में तो आप यहाँ देखेंगे तो फार्मा इंडेक्स लास्ट 5 years में ऑलमोस्ट 2018 में 9,222 का होता था जो आज 12,000 का है। तो 5 years में फार्मा इंडेक्स में कोई रिटर्न नहीं बने। तो ऐसे अगर आप सेक्टोरल फंड में यू एंड अप इन्वेस्टिंग तो आपके भी रिटर्न्स क्या आएंगे? तो लास्ट 3 years के अगर आप डिफरेंट सेक्टोरल इंडेक्सेस या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 3 years के 10% CAGR, 8.19% CAGR, 8% CAGR, 7.6% CAGR, 6.86% CAGR, 5% CAGR या 4.3% CAGR रिटर्न्स बनते हैं। सो आइडिया यहाँ पे क्या है? एज अ नो नथिंग इन्वेस्टर अगर आप सेक्टर्स की अर्निंग्स ग्रोथ, पी रेशियो, क्या उसकी वैल्यूएशन आज बिलो एवरेज वैल्यूएशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप ये चीजें नहीं देख सकते देन सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स कैन बी रियली रिस्की फॉर यू। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको ये सीखना है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एसेट एलोकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, बीटिंग निफ्टी यूजिंग निफ्टी स्ट्रैटेजी सीखनी है एंड साथ साथ ये सीखना है कि डिफरेंट जो इंडेक्सेस हैं उनके अंदर कब इन्वेस्ट करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी वैल्यूएशन देख के, एंड साथ साथ यू वांट टू रियली लर्न कि गोल्ड के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं एंड मोर ओवर अगर एक म्यूचुअल फंड को पिक करना है तो कैसे पिक करना है, देन ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अ डिटेल्ड कोर्स इन SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी मास्टर क्लास।
एंड जो SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी मास्टर क्लास है, दिस इज अ कोर्स विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, बट क्योंकि हमें ये चीज़ रियलाइज हुई कि बहुत सारे बिगनर्स एंड यंगस्टर्स आते हैं चैनल पे, सो फॉर देम SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी मास्टर क्लास इज अ मस्ट डू कोर्स, बिकॉज अगर आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना है एट द एज ऑफ 20, 25 या 30, तो आप इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल प्लान भी बना पाएंगे। अगर आपको ETFs में इन्वेस्ट करना है इंटरनेशनली, तो कौन कौन से ETFs आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इंटरनेशनली, हाउ टू बाय टर्म इंश्योरेंस, हाउ टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, देन ऑल दीज टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी मास्टर क्लास। एंड SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी मास्टर क्लास इज अ 16-hour कोर्स, एंड इस कोर्स को अगर आपको करना है देन द लिंक टू इट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ नेक्स्ट 4 days के लिए ओपन है। सो सी यू इनसाइड द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी मास्टर क्लास। With this, we'll go to the book giveaway question. Now coming to the book giveaway question. तो book giveaway question क्या है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट्स की हिस्ट्री में टॉप 3 लार्जेस्ट IPOs कौन से हुए हैं, एंड जब वो टॉप 3 लार्जेस्ट IPOs हुए थे तो सेंसेक्स एंड निफ्टी का नेक्स्ट 1 year का क्या रिटर्न था। तो अगर आपको इस बुक गिवअवे कंपटीशन को जीतना है एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ विनिंग द बुक, तो आपको इस आंसर को एकदम आर्टिकुलेट होकर देना है। एंड साथ साथ टू पार्टिसिपेट इन दिस बुक गिवअवे यू हैव टू लाइक टू द वीडियो, एंड साथ साथ यू नीड टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगेन व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? दैट इज बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट बाय मिस्टर संतोष नेयर, एंड 5 lucky winners will be announced 4 days after this video on YouTube community. So make sure that you comment, and जितना भी आप precise and articulate होंगे इस आंसर में, आपके chances of winning the books will also increase. Now coming to the question of what to do in your financial planning when it comes to 2023. तो पहली चीज आप क्या कर सकते हैं कि जो ELSS funds हैं, तो ELSS funds will help you to save 1.5 lakh rupees of tax every year. एंड साथ साथ अगर आप सेक्शन 80C के अंडर देखते हैं तो देयर आर मल्टीपल स्कीम्स या फिर मल्टीपल ऑप्शंस जिसके थ्रू आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं आपके पास? तो ऑप्शंस में आपके पास पहली चीज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है, जो बेसिकली लॉक इन जहाँ पे 5 years का है एंड रिटर्न अभी 7.4% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है, लॉक इन वहाँ पे 5 years का है, रिटर्न 6.8% के है। सो दीज रिटर्न्स आर एज ऑफ लाइक मार्च 2021। एंड अगर आप बैंक FD देखते हैं तो बैंक FD भी अब ऑलमोस्ट 6.5 to 7% के आसपास आ चुकी है। देन आपके पास ELSS है, तो ELSS का जो लॉक इन पीरियड है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स लोएस्ट है, 3 years का लॉक इन पीरियड है। फिर आपके पास नेशनल पेंशन सिस्टम आता है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम टिल एज 60 है एंड रिटर्न्स वेरिएबल है यहाँ पे। देन आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना है फॉर बेसिकली योर डॉटर, अगर आप अपने जो डॉटर के लिए सेविंग्स कर रहे हैं। एंड साथ साथ अगर आप ELSS में देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ELSS फंड्स ने 10 to 15% के बीच का रिटर्न दिया है, एंड यहाँ पे लॉक इन भी इज द लोएस्ट। बट ये इसका मतलब नहीं है कि हम ELSS को डेट स्कीम्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो प्रोविडेंट फंड्स हैं उनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एंड जो सुकन्या समृद्धि योजना है उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि आप ELSS को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसेंटली सेबी ने एक बेसिकली एक नोटिफिकेशन निकाला था कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस ELSS स्कीम को पैसिव के स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्च करना चाहता है तो वो लॉन्च कर सकते हैं। तो पैसिव और एक्टिव फंड्स कौन से होते हैं? तो पैसिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जो बेसिकली बेंचमार्क को रेप्लिकेट कर लेते हैं। एक्टिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जो बेंचमार्क को बीट करना चाहते हैं। तो इस वजह से एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो पैसिव स्कीम्स में फर्स्ट टाइम इंडिया में ELSS लॉन्च हुआ है, यानी किसका ELSS है? IIFL Nifty 50 फंड। तो दिस इज वन ऑफ द फंड्स जो आप देख सकते हैं, इसका हम अभी एक्सपेंस रेशियो भी देखेंगे। साथ साथ अगर आप ELSS स्कीम्स में देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताने से पहले कि आप कौन सा फंड देख सकते हैं, मैं आपको एक बार आपके साथ ये शेयर करता हूं कि म्यूचुअल फंड पिकिंग करते कैसे हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स फिल्टर करने हैं, तो देयर आर 4 की क्राइटेरियाज। पहला की क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू मी इज कि डम मनी सीजेस टू बी डम मनी व्हेन इट एक्सेप्ट्स इट्स ओन लिमिटेशंस। तो पहली चीज तो ये है विच इज लिंक टू द सेकंड क्राइटेरिया कि बेस्ट थिंग टू डू टू नॉट बी डम इन द मार्केट्स इज बाय लुकिंग एट सिंपल थिंग्स। सिंपल थिंग्स क्या है? दैट इज टू बी द मार्केट एंड रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स। तो पहले तो हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ देखेंगे कि आप किस टाइप की इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं मार्केट्स में, इवन व्हेन इट कम्स टू ELSS। बाकी थर्ड और फोर्थ थिंग क्या है? थर्ड और फोर्थ थिंग क्या होती है व्हेन इट कम्स टू पिकिंग म्यूचुअल फंड्स? थर्ड थिंग इज इफ यू रियली वांट टू पिक म्यूचुअल फंड्स देन अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द फंड हाउस यू आर इन्वेस्टिंग विद। साथ साथ ये भी देखिए, तो 2014 में एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, एंड वो 2017-18 में बहुत फेमस हो गया था।
एंड वहाँ पे उन्होंने क्या अनाउंस करा था कि हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम पे वो 60 की पी पे स्टॉक्स ले रहे थे, 80 की पी पे स्टॉक्स ले रहे थे, 100 की पी पे स्टॉक्स ले रहे थे, ऐसे फाइनेंशियल्स दे रहे थे जो 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहे थे, 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहे थे। एंड उस फंड की जो भी आउट परफॉर्मेंस थी वो 2014 टू 2019 के बीच में थी। एंड उस फंड का जो पीक पे AUM था ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ पहुंच चुका था। आज उस फंड का AUM 9,000 करोड़ पे आ चुका है, 9,500 करोड़ के बीच में। एंड साथ साथ आज उस फंड की आप बात करते हैं तो लास्ट 4 years में उस फंड का बेयरली 4 to 5% CAGR है, क्योंकि 2017, 18, 19 में जो उस फंड ने बेसिकली प्रीच करा था वो फॉलो नहीं करा, वो क्लियरली पोर्टफोलियो से दिख रहा था। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी कि वेन एवर यू आर पिकिंग म्यूचुअल फंड्स और आप उनकी फिलॉसफी देख रहे हैं तो एक्चुअली लुक एट इट कि वेदर दे आर फॉलोइंग और नॉट। अगर कोई जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें तो उनके हाईएस्ट वेटेज किस वैल्यूएशन की कंपनीज के अंदर है, तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू चेक। फोर्थ की चीज़ क्या रहती है म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में? फोर्थ की थिंग इज प्रेफरेंस इज फॉर फंड मैनेजर्स हु आर नॉट हगिंग द इंडेक्स टू जनरेट रिटर्न्स। तो उन फंड मैनेजर्स के प्रेफरेंस है जो इंडेक्स को हग नहीं कर रहे, इंडेक्स को रेप्लिकेट नहीं कर रहे एंड अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं आगे। एंड साथ साथ जो लार्जेस्ट एलोकेशंस है उनके पोर्टफोलियो में या फिर उनके टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो एटलीस्ट इज लोअर देन 40 to 45, क्योंकि अगर 40 to 45 से लोअर स्टॉक्स हैं देन एक्चुअली में फंड मैनेजर इज गोइंग फॉर स्टॉक सिलेक्शन। एंड अगर टॉप 10 to top 20 स्टॉक्स आर बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द फंड या 50 to 45% ऑफ द फंड है, देन ऑल्सो अगेन इट मीन्स दैट द फंड मैनेजर इज एक्चुअली पिकिंग स्टॉक्स देन जस्ट हगिंग द बेंचमार्क। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कौन कौन से फंड्स इस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर फिट करते हैं एंड आप भी इसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहली स्कीम देखते हैं। स्कीम का क्या नाम है? IFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.27% है, वैसे अगर आप कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 1% है। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये काफ़ी बारी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मतलब बेसिकली ये एक्सपेंस रेशियो से बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग का असर पड़ जाता है। कैसे पड़ता है? अगर किसी फंड की एक्सपेंस रेशियो अगर आप बेसिकली एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है अगर 1.5% है, वैसे इस फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.27% है। तो एग्जांपल लेते हैं, तो इस फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है 1.3% के आसपास से कम है, तो 1.3% से दूसरी स्कीम में आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि दोनों स्कीम में रिटर्न आपका 14% बनना है, एक के अंदर आपका आफ्टर एक्सपेंस रेशियो कितना बनेगा 12.7% का, एंड इस स्कीम में आपका कितना बनेगा? इस स्कीम में हमने कितना देखा था तो 0.27% है। तो इस स्कीम में आपको क्या बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न बनेगा 13.73% के आसपास। कितना बनेगा? 13.73% के आसपास। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप SIP करते हैं हर महीने 10,000 रुपए की एज एन एग्जाम्पल, तो यहाँ क्या करूंगा इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, रेट पहले क्या लिखूंगा 12.7%, राइट 12.7% बेसिकली डिवाइड बाय 12 भी कर सकता हूँ, राइट। या तो अगर हम सोचते हैं हम एक लमसम डाल देते 1.5 लाख रुपीस की तो वो भी कर सकते हैं। सपोज करते एक लमसम डाला 1.5 लाख रुपीस का 12.7% पर एनम पे फॉर द नेक्स्ट 5 years या 10 years का एग्जाम्पल लेते हैं। पेमेंट जीरो है, यहाँ पे हर महीने नहीं डाल रहा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है -1.5 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट करें, और कब इन्वेस्ट करें? आज करें, राइट। तो जैसे ही क्लोज करूंगा ब्रैकेट तो मेरे पास यहाँ क्या आंसर आता है, वो अमाउंट बन जाएगा कुछ 4,95,827 रुपीज का, राइट। तो कितना अमाउंट बन जाएगा 4,95,827 रुपीज का। वेराज अगर मैं दूसरे ऑप्शन में देखता हूँ जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है, इस वजह से लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे एंड अप विनिंग, तो यहाँ पे 13.73% रिटर्न बनता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है, राइट, आफ्टर लाइक फी एंड स्टफ। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स, अगेन 10 years लेता हूँ, पेमेंट कितनी है 0, आज कितने पैसे डाल रहा हूँ -1.5 लाख रुपीज, राइट। द मोमेंट आई डू दिस एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन 1, द आंसर कम्स टू 5.43 लाख रुपीज। तो एक छोटे से एक्सपेंस रेशियो की वजह से थोड़ा सा भी अगर आप म्यूचुअल फंड की पिकिंग में क्लेवर होंगे देन यू विल गेट एन आइडिया कि इतने से एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है उसमें बहुत फर्क आ जाता है। इस वजह से रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी आपको देखना चाहिए, जब आप SIP कर रहे हैं उसमें भी आपको एक्सपेंस रेशियोज जनरली चेक करनी चाहिए कि ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज के आसपास का फर्क हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियोज। तो ये तो हमने ELSS स्कीम में पहले बात करी, IFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर फंड की।
दूसरी हम स्कीम की बात करेंगे तो हमारा क्या क्राइटेरिया था कि चर्न कम होनी चाहिए एंड अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स या जो आप कह रहे हैं आप वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. सो देन सेकंड फंड जो हमारे पास इस कैटेगरी में आता है दैट इज अ फंड बाय द नो पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान, राइट. यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, लाइक इट्स हायर देन दी पैसिव फंड. बट यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स देखेंगे ओवर लास्ट 5 लाइक अगर लास्ट 2 ईयर्स के देखते हैं तो क्योंकि फंड आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स से ही इन एक्शन है तो ऑलमोस्ट 19.21% का रिटर्न है. एंड यहाँ पे अगर आप इनका टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो टर्नओवर रेशियो बेयरली 5.28% है. माने ये अपने पोर्टफोलियो में से अगर 20 स्टॉक्स हैं तो 20 स्टॉक्स में से 2 to 2.5 स्टॉक्स ही हर साल बेच रहे हैं, दैट्स इट. तो माने एक्चुअली में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे इस टाइम पे फॉलो हो रहा है एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर्स से. तो एंड अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आर 30 इन द पोर्टफोलियो, राइट. तो एक्चुअली में स्टॉक पिकिंग हो रही है तो आप जाके इनका पोर्टफोलियो भी खुद चेक कर सकते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टैक्स सेवर फंड जो आप देख सकते हैं. इसके अलावा तो हमारी टैक्स सेवर फंड्स की बात होगी. अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड देखना है तो आप कौन सा देख सकते हैं जो ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं. तो पहला एक्टिव म्यूचुअल फंड जो आप देख सकते हैं जो वैल्यू कैटेगरी में अगेन है दैट इज द IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड, क्योंकि वो हमारे जो पैरामीटर्स है उसके अंदर आ रहे हैं फ्रेमवर्क में. तो अगेन इंडिपेंडेंटली आपको काम करना है. पर यहाँ पे भी एक्सपेंस रेशियो 0.83% की है, वेराज कैटेगरी की कितनी है 1.07%. वेराज वैल्यू फंड है तो लास्ट 2 ईयर्स में आई थिंक 25% की अगर है, लास्ट 5 ईयर्स में 12% वर्सेस 11.64 है. सेंसेक्स BSE 500 TRI देखेंगे, बेंचमार्क सेंसेक्स 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है. स्कीम का रिटर्न 16.37% CAGR सिंस द इंसेप्शन है आफ्टर फीस. पर यही सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो टर्नओवर 25% है तो हमारा रूल ऑफ थंब क्या है कि 25% से नीचे पोर्टफोलियो का चर्न होना चाहिए. तो वहां पे आके ये अगेन इसको मीट कर रहे हैं. नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे 55 है विच इज ऑन द हायर साइड ऑफ थिंग्स. तो आपको जनरली जाके ऐसे पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए कि जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं उनका कितना परसेंटेज टोटल में एलोकेशन है वो आपको जाके देखना चाहिए ताकि आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में फंड मैनेजर स्टॉक पिकिंग कर रहा है या फिर बेंचमार्क की हगिंग कर रहा है, राइट. तो दिस इज अनदर एग्जांपल. देन एग्जाम्पल कम्स टू दैट PPFS फ्लेक्सी कैप फंड. तो ये अक्रॉस द कैटेगरीज इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इसमें हमने एक वीडियो भी बनाई थी जो आप देख सकते हैं. सिंस इंसेप्शन यहाँ पे रिटर्न जो डायरेक्ट फंड है 18.74% CAGR का वर्सेस 6.36% फॉर निफ्टी. एंड अगर वापस चर्न देखेंगे तो चर्न 20% के आसपास का है. एंड राइट एंड इसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो 39 है, राइट. वेरएस कैटेगरी एवरेज 56 स्टॉक्स है, right. So again they are doing stock picking and actually में because they are very low churn तो they are following principles of long term investing. हो सकता है fund can outperform or underperform from time to time but this is also another fund that gets screened through. फाइनली फिर हमारे पास कौन से फंड्स आते हैं, हमारे पास निफ्टी इंडेक्स फंड्स आते हैं बहुत सारे. तो निफ्टी इंडेक्स फंड में आप कौन से देख सकते हैं, आप HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड देख सकते हैं. बिकॉज अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगेन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो अगर आप HDFC इंडेक्स फंड का देखेंगे तो रेगुलर में 0.44% है बस आसपास. वेराज अगर आप डायरेक्ट कैटेगरी में HDFC इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो बेयरली 0.2% है. एंड इसके साथ साथ UTI निफ्टी इंडेक्स फंड भी है पर उसमें ट्रैकिंग एरर थोड़ा सा HDFC इंडेक्स फंड से कम है. So these are the index funds, these are the active mutual funds and the tax saving products which you can look for in 2023. and आपने तो इस वीडियो से क्या लेना है कि आप फ्रेमवर्क ले लीजिए एंड आप उस फ्रेमवर्क को खुद इंडिपेंडेंटली एट द एंड ऑफ द डे लगाइए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. अगर आप ये चाहते हैं कि हम और भी पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस बनाएं सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो बाय ड्रॉपिंग अ हेल यस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन. होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC. जय हिंद.